बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम आपको लेक्चर नंबर 1 में गैसेस एक्सचेंज के बारे में बता चुके हैं। दैट वाज एक्सचेंज इन द प्लांट्स। आपके अराउंड नंबर ऑफ़ प्लांट्स पाए जाते हैं जो कि हर वक्त उनमें गैसेस एक्सचेंज होती रहती हैं। ऑक्सीजन वो आपको एनवायरनमेंट में फेंक रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। इस तरह वो आपके एनवायरनमेंट के लंग्स हैं। दे आर द लंग्स ऑफ एनवायरनमेंट। और उसमें हर पत्ता इसी काम में लगा हुआ है, आपके एनवायरनमेंट को फ्रेश करता है। अगर कभी आपको आजकल जो गर्मियाँ हैं इस मौसम में किसी पार्क के पास से आप गुजरें तो आपको वहाँ से ठंडक फील होती है, लेकिन अगर आप किसी बिल्डिंग्स वगैरह के पास गुजरें वहाँ आपको हीट फील होती है। इसकी वजह ये है क्योंकि प्लांट आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन को फेंक रहे हैं और आपकी एनवायरनमेंट उससे बेहतर होती है। तो आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में हर किसी ने अपने लिए एक तो पक्के घर बना लिए, लेंटर वाले घर बना लिए हैं, जिससे अगर आप देखें तो गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। लोग प्लांट नहीं लगाते, बल्कि जो प्लांट्स लगे हुए हैं, जो आपके फॉरेस्ट हैं, उनको काटा जा रहा है, उससे आपकी फैक्ट्रीज ख़त्म हो रही हैं। अगर आप प्लांट्स लगाते जाएँ तो आपकी वही एनवायरनमेंट आपको दोबारा मिल सकती है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा है कि किस तरह प्लांट के अंदर गैसेस का तबादला होता है, और तबादला बहुत ज़रूरी है। और गैसेस का एक्सचेंज ना हो तो लाइफ भी इम्पॉसिबल है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ना जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर ना आए तो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती हैं? दे कम फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन्स। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसे निज़ाम तनफ़ुस कहते हैं। अपनी ज़बान में निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस लेने का अमल। उसमें अगर आप देखें दो मेन चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ एयर पैसेज वे और नंबर 2 लंग्स। अगर आप पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर गौर करें तो आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। नंबर 1 एयर पैसेज वे और नंबर 2 लंग्स। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स के मेन हिस्से हैं। अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो हमारा एयर पैसेज वे में सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारा नाक आता है। नाक या स्टार्ट कहाँ से आता है? हमारे नाक के सामने देयर आर 2 नोस्ट्रिल्स, जो दो छोटे छोटे सुराख हैं, इनको नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। और नोस्ट्रिल के ज़रिए हवा आपके नाक के अंदर एंटर होती है। और नाक के अगर आप गौर से देखें देयर आर 2 पोर्शंस। नाक के दो हिस्से हैं, 2 पोर्शन है, दरमियान में एक बोन है। नाक के अंदर अगर आप देखें देयर आर हेयर्स एंड म्यूकस। बाल भी होते हैं नाक के अंदर, और अगर आप नाक के अंदर हाथ लगाएं तो आपको नमी भी फील होती है। अब उसका फ़ायदा क्या होता है? जब आप सांस लेते हैं तो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स नाक के अंदर आके फंस जाते हैं, बालों के अंदर आके फंस जाते हैं। इससे आपका वो जो पार्टिकल है डस्ट का वो आपके लंग्स तक नहीं पहुंचता और आपको इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि जब एयर एंटर होती है बाहर से, उसका टेम्परेचर और होता है। अब देखिए, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्रीज है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 42 डिग्री है, आजकल जो गर्मी पड़ रही है, तो उससे जब हवा हमारी बॉडी में एंटर होगी तो नाक के अंदर इसका टेम्परेचर 37 हो जाएगा। उसके बाद फिर लंग्स में और उसके बाद सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो द फर्स्ट पार्ट इज नेज़ल कैविटी। इसके अंदर बाल होते हैं, यहाँ कुछ म्यूकस पैदा होती है जो कि आपको डस्ट पार्टिकल्स और बाकी चीज़ों से बचाती है। उसके बाद अगर हम उससे और नीचे की तरफ आएँ, आगे की तरफ, देयर आर इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ये जैसे बाहर नोस्ट्रिल हैं ऐसे ही अंदर भी मौजूद होते हैं। अब हवा बाहर से अंदर और फिर उसके बाद आपके फेरेंक्स में चली जाती है। सबसे पहले कौन सा हिस्सा आ गया जी? आपका नेज़ल कैविटी। उसके बाद फेरेंक्स,
उसके बाद लेरिंक्स। तो फेरिंग्स और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दिस इज़ द पैसेज वे, यहाँ से खाना भी गुज़रता है और हवा भी यहाँ से इस पैसेज वे से गुज़रती है फेरिंग्स में से। दिस इज़ द पाथवे, जो कि दोनों चीज़ें यहाँ एंटर होती हैं, नंबर 1 एयर एंड नंबर 2 फूड। उसके बाद हवा चली जाती है लेरिंक्स के अंदर। लेरिंक्स इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एयर पैसेज वे। तो लेरिंक्स को अगर आप देखें, इसमें वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स छोटे छोटे बैंड्स होते हैं, फाइब्रस बैंड्स। जब हवा पास होगी दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें हवा एंटर हो रही है मेरे वोकल कॉर्ड्स के अंदर। वोकल कॉर्ड्स में फाइब्रस बैंड मौजूद हैं, वो जब वाइब्रेट करते हैं तो उससे आवाज़ पैदा होती है। तो आवाज़ पैदा कब होगी? जब वाइब्रेशन होगी। तो किसी भी जगह जब आप कोई चीज़ को वाइब्रेट करें तो वहाँ पे अगर आप वायलिन की तार को हिलाएं तो उसमें वाइब्रेशन होगी और आवाज़ पैदा होती है। तो जब वाइब्रेशन होगी वहाँ पे आवाज़ पैदा होती है। तो लेरिंक्स के ऊपर एक छोटा सा कवर है, दैट इज़ कॉल्ड एपिग्लोटिस। वेरी इंपॉर्टेंट है वो। जब आप कभी ऐसे हुआ आपके साथ, जल्दी में पानी पिया हो या जल्दी में कोई चीज़ खाई हो, तो फ़ौरन वो उस जगह वो जो कवरिंग है बंद नहीं हो पाती और फ़ौरन वो पानी आपके नाक के ज़रिए, तो बहुत डेंजरस है, उससे डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप खुराक या खाना खाएं, बातें ना करें। पानी पीते हुए बाज़ औक़ात लोग हंस पड़ते हैं, तो उससे वो पानी आपकी उसी सांस की नाली में चला जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान, डैमेज भी हो सकता है। और कभी खाते हुए ऐसा भी होता है कोई हड्डी वगैरह सांस की नाली में चली जाए, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। और वो उस वक्त उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता, बिकॉज टाइम नहीं होता इतना हमारे पास कि हम उस पेशेंट को शिफ्ट कर सकें। बिकॉज सांस कितनी देर तक आप रोक सकते हैं ये आप सबको पता है। तो सबसे पहले हमारा नॉस्ट्रिल, नाक, उसके बाद नेज़ल कैविटी, उसके बाद फेरिंक्स, उसके बाद लेरिंक्स, ये हवा चलती हुई, और हर मिनट में आप 16 से 20 टाइम आप ये सांस ले रहे हैं हर मिनट के अंदर, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। लेरिंक्स के बाद अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखें, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया इज़ अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप, सांस की नाली का एक पाइप है जो कि सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है। दिस इज सी शेप। अब उस सी शेप का क्या फ़ायदा है? दिस इज सी शेप। अगर हम इसको टोटली क्लोज कर दें तो इसमें देखें, ये क्लोज कर दिया तो इसके अंदर लचक नहीं होगी, लेकिन जब आप इसको ओपन रखेंगे और यहाँ कोई जली लगा देंगे तो ये फिर ओपन भी हो सकता है। इसमें जब इसके अंदर हवा एंटर होगी वाइड ओपन, जब हवा नहीं होगी तो ये क्लोज हो जाता है। तो ये 12 सेंटीमीटर का लॉन्ग एक पाइप, इसका ट्रैकिया, सांस की नाली का ये पार्ट है, इसमें हवा एंटर होती है, दिस इज ओनली पार्ट। उसके बाद मज़ीद अगर आप नीचे जाएँ उसके बाद ब्रोंकाई आ जाता है। सबसे पहले ट्रैकिया के बाद क्या आ जाएगा? ब्रोंकाई। ये भी एक पाइप नमा हिस्सा है, लेकिन इसका डायमीटर थोड़ा सा कम होता है। वो 12 सेंटीमीटर का जो पाइप है उसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर थोड़ा सा कम है। अब हवा एंटर हो गई ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आ जाएगा ब्रोंकियोल्स। ये भी एयर पैसेज वे का एक और पार्ट है, ब्रोंकियोल। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि ट्रैकिया के अंदर थोड़ी सी लचकदार हड्डी मौजूद होती है, इसमें वो कम होती है, ये डिफरेंस है। उसके बाद ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलाई आ जाते हैं। यहाँ पे एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, इट इज़ लाइक द ग्रेप्स। दिस इज एल्वियोलाई। हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई पाए जाते हैं और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसकी आउटर कवरिंग के ऊपर कैपिलरीज पाई जाती हैं। कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन एंटर होगी, उसके बाद खून को पहुंचाएगी दिल की तरफ, दिल से फिर पूरी बॉडी में, और फिर पूरी बॉडी से ये प्रोसेस एक्सहेलिंग और इनहेलिंग का चलता रहता है। इसे लाइफ टाइम प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस रुक जाए
तो इंसान की डेथ हो जाती है। आप सारी इस बात से वाकिफ़ हैं। तो इस तरह गैसेस का एक्सचेंज होगा। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जो नाली खून लेके आती है, अब आपकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज़ हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा खून होता है? ऑक्सीजनेटेड, यानी साफ खून होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर कौन सा खून होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ये डिफरेंस है। जितनी भी आर्टरीज आपकी बॉडी के अंदर हैं उनके अंदर साफ खून होता है। एक आर्टरी आपकी ऐसी है जिसके अंदर कौन सा खून होता है? डीऑक्सीजनेटेड, और दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। वो खून को लेके आएगी लंग्स में उसकी सफाई होगी, उसके बाद खून वापस, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो ये पहला पार्ट आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है कि एयर पैसेज वे में ये सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी हैं वो? नेजल कैविटी है, फेरिंक्स है, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, दैट आर लंग्स। आपके चेस्ट के नीचे 2 लंग्स मौजूद हैं। दे आर मेड ऑफ एल्वियोलाई, और सारे के सारे क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई यहाँ मौजूद हैं। और इसके नीचे एक थिक मस्कुलर शीट मौजूद होती है लंग्स के नीचे, इसे डायाफ्राम कहते हैं। अगर आप लंग्स के स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इसके बाहर आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आएगी, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? कि लंग्स को बचाना, रगड़ से बचाना। आपके हार्ट के अराउंड, आपके लंग्स के अराउंड मेम्ब्रेन मौजूद हैं। उन मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड पाया जाता है जो कि आपको आपके ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स को बचाता है ताकि उनको रगड़ ना लगे। तो इसी तरह आपके लंग्स के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन मौजूद है जिसे क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, और उसका काम है आपके लंग्स को रगड़ से बचाना। तो इस टॉपिक के अंदर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। पेज नंबर 4 अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस। पेज नंबर 5 द एयर पैसेज वे। इसको 1 बाई 1 मैं रीड करके आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने अंडरलाइन करनी है। तो सबसे पहला गैसेज एक्सचेंज इन ह्यूमंस अगर आप देखें, इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सवाल पूछा जा सकता है कि इंसानों में गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है, तो आप उसका आंसर देंगे बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इनटू 2 पार्ट्स, द एयर पैसेज वे एंड लंग्स। और क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, तो उसका आंसर आप देंगे देयर आर 2 पार्ट्स, नंबर 1 एयर पैसेज वे और नंबर 2 लंग्स। तो ये आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन, हर लाइन से आपका क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अगले पेज पे हैं आपके। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ the parts through which the outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out। यानी हवा लंग्स के अंदर आती है और फिर वापस जाती है। द पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। द नोज, सबसे पहला पार्ट कौन सा है जी? द नोज। द नोज encloses nasal cavity, it open to the outside through the openings called nostrils। The nasal cavity is divided into 2 portions by a wall. Each portion is lined by fine hairs. Fine hair mean बहुत बारीक बाल होते हैं नाक के अंदर। And mucus which filter the dust particles, जो कि मट्टी के पार्टिकल को फिल्टर करती हैं। The mucus also moisten and warm the incoming air and keeps its temperature nearly equal to the body। तो दूसरा फंक्शन ये है कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक उसको चेंज करना। तो क्वेश्चन जो आपका इसमें बन सकता है, व्हाट इज़ नेज़ल कैविटी या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी। तो 2 क्वेश्चन बन, जब नेज़ल कैविटी की बात आए तो आप इसका पूरा ये पैराग्राफ नंबर 2 इसका आंसर लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और अक्सर ही पेपर में आ जाता है, तो आपको अंडरलाइन भी करना है, उसको याद भी करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ फेरिंक्स एंड लेरिंक्स। उसका आंसर मैं अभी पढ़ रहा हूँ। द नेज़ल कैविटी ओपन इनटू फेरिंक्स बाय मींस ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रल्स। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रल इंटरनल में क्या डिफरेंस है? इंटरनल मीन अंदरूनी और एक्सटर्नल मीन बैरूनी। तो बाहर से जो आपको नज़र आ रहे हैं दे आर एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स,
और जो अंदर जाके ओपन हो रहे हैं दे आर इंटरनल नोस्ट्रल्स। उसके बाद इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड द लेरिंग्स, द एयर गोज फ्रॉम फेरेंक्स टू द लेरिंग्स। इसके ऊपर एक जो कवरिंग है ग्लोटिस, अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ विच लीड टू द लेरिंग्स। अब उसके बाद हवा कहाँ आ जाती है? लेरिंग्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे अगर आप देखें तो लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स के बारे में बताया हुआ है। इसमें भी आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ वॉइस बॉक्स या व्हाट इज़ लेरिंग्स। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों का सेम आंसर होगा। द लेरिंग्स इज़ अ बॉक्स मेड ऑफ, जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका आंसर है कार्टिलेज। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल। अब फाइब्रस मीन धागा नुमा, और बैंड किसी भी बैंड का मतलब चौड़ी चीज़, चपटी चीज़ जैसे होती है। तो यहाँ पे दो फाइब्रस बैंड मौजूद हैं, इनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। उनमें जब वाइब्रेशन होगी तो उससे आवाज़ पैदा होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द ट्रैकिया, नेक्स्ट पैराग्राफ। लेरिंक्स कंटिन्यूज टू द ट्रैकिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। 12 सेंटीमीटर यानी जैसे आपका एक स्केल होता है, फुट होता है उसके बराबर। इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस देयर आर सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। द कार्टिलेज कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। तो ये सी शेप का ये फ़ायदा है कि वो कोलैप्स नहीं करते, दे आर नॉट कोलैप्स्ड। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। उसके बाद मज़ीद दो ब्रांचेस बन गई, छोटे पाइप बन गए, दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई। द ब्रोंकाई आल्सो हैव कार्टिलेजिनियस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। अब कार्टिलेज का भी आपको पता होना चाहिए, जो हमारी बॉडी के अंदर जैसे कान की हड्डी है और नाक की हड्डी कार्टिलेज की बनी होती है। इनको आप मोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी हार्ड बोन है उसको आप फोल्ड नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जो कान की हड्डी, नाक की हड्डी और ट्रैकिया में जो हड्डियाँ मौजूद हैं उनको आप ऐसे मोड़ सकते हैं। तो कार्टिलेज कहलाती हैं ये। इस ब्रोंकस सेंटर इनटू द लंग्स ऑफ इट्स ओन साइड एंड देन डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। अब वो लंग्स के अंदर एंटर हो गई, फिर मज़ीद स्मॉलर ब्रांचेस निकलेंगी, उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। छोटी जो नालियाँ ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। द ब्रोंकाई कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स until they make several fine tubes called bronchioles. The bronchiole progressively lose the cartilage as they become narrower. अब डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर कार्टिलेज नहीं होती। जो आपके ऊपर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, उनके अंदर कार्टिलेज थी। ये भी एयर पैसेज वे है, लेकिन यहाँ पे कार्टिलेज नहीं होगी। The bronchiole progressively lose the cartilage as they become narrower. The bronchioles end as tube called the alveolar ducts. अब आहिस्ता आहिस्ता ये नालियाँ आपके लंग्स के अंदर एंटर हो चुकी हैं, और लंग्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आजकल जो कोरोना वायरस की बीमारी है वो लंग्स के ऊपर ही अटैक करती है। उससे लंग्स के अंदर ही प्रॉब्लम निमोनिया होता है। निमोनिया में ये होता है कि आपके जो एल्वियोलाई है वहाँ पे पस भर जाती है, पी पड़ जाती है। जब पी पड़ जाएगी तो आपके खून के अंदर शामिल होगी, और जब खून में शामिल होगी तो आपका सारा खून इन्फेक्टेड हो जाएगा, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम और अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। बिकॉज निमोनिया का ट्रीटमेंट अक्सर औकात नहीं होता छोटे बच्चों को, और बूढ़े लोगों का निमोनिया हो जाए तो उनका बचना मुश्किल हो जाता है, वेरी डेंजरस। तो अब जो आजकल कोरोना वायरस की बीमारी आई है वो भी इसी तरह अटैक करती है लंग्स के ऊपर। तो अब आप उसके बाद ईच एल्वियोलर डक्ट्स ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस कॉल्ड एल्वियोलाई। अब आपकी जो हवा है ये आपके एल्वियोलाई में आ गई। एल्वियोलाई की शेप मैंने आपको बता दिया, लाइक जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, पाउचेस होती हैं, इनके ऊपर कैपिलरीज पाई जाती हैं। वहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ऑक्सीजन एंटर हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। और अभी भी हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, लगातार ये प्रोसेस हो रहा है। ये प्रोसेस नहीं होगा तो फिर बीमारी हो सकती है या फिर इंसान की डेथ हो जाती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइफ टाइम चलती हैं और चलती रहेंगी। उसके बाद ईच एल्वियोलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइन बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स
इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाई नेटवर्क ऑफ, जिनके ऊपर कैपिलरीज पाई जाती हैं। एक पूरा जाल मौजूद है जहाँ से जब गैसेज होंगी। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर द लंग्स एंड ब्रांचेज इनटू आर्टरियोल्स एंड देन इनटू कैपिलरीज। अब दिल से जो आर्टरी खून लेके आती है दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी से आर्टरियोल, आर्टरियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर वेन्स, वेन्यूल्स, उसके बाद ये वापस खून जाता है और ये प्रोसेस आपको ऑक्सीजनेशन होती रहती है, खून साफ़ होता रहता है। तो लंग्स का काम है आपके खून को ऑक्सीजन पहुंचाना, उसको ऑक्सीजनेशन देना। उसके बाद लंग्स है, ऑल द एल्वियोलाई ऑन वन साइड कंस्टिट्यूट लंग्स। सारे एल्वियोलाई को अगर हम इकट्ठा कर दें तो लंग्स बन जाते हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द thoracic cavity. The chest wall is made of 12 pairs of ribs and the rib muscles are called intercostal muscles. हमारे चेस्ट के अंदर 12 जोड़े मौजूद हैं रिब्स के, और इनके साथ जो मसल्स अटैच होते हैं दे आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। तो उनका काम क्या है, रिब्स को ऊपर नीचे उनकी हरकत को कैप्चर करना। इसके नीचे एक थिक मस्कुलर शीट मौजूद होती है, उसे कहते हैं डायाफ्राम, और डायाफ्राम ही आपके सांस लेने में आपकी हेल्प करता है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ 2 lobes एंड द राइट लंग इज़ बिगर विथ 3 lobes। अगर लंग्स का साइज़ अगर आप देखें तो एक लंग आपका बड़ा होता है और एक छोटा होता है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर, जो लेफ़्ट साइड के ऊपर अब लंग मौजूद है उसका साइज़ कम है, जो राइट साइड के ऊपर है उसका साइज़, उसको 3 lobes होते हैं, वो जो लेफ़्ट पे उसके अंदर 2 lobes होते हैं। तो इनके दोनों के बाद जो कवरिंग है, जो इनको जहाँ पे लिक्विड मौजूद होता है जो कि इसको रगड़ से बचाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेरल मेम्ब्रेन। उसका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ प्लेरल मेम्ब्रेन। आप इसी पैराग्राफ की आखिरी 2 लाइनें अगर आप देखें तो ईच लंग इज एनक्लोज बाय 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द आउटर प्लेरल मेम्ब्रेन एंड द इनर प्लेरल मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन encloses a fluid which provide lubrication for the free expanding and contracting of the lungs। तो इसका फ़ायदा ये है कि वो लंग्स फ्रीली एक्सपेंड भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, उसमें रगड़ नहीं आती। तो डायरी आप लोगों की पेज नंबर अगर आप देखें, पेज नंबर 4 पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन पेज नंबर 5 और पेज नंबर 6 आपकी डायरी होगी। ये आपने इसको लिखना भी है, लर्न भी करना है। पेज 5, 6 लर्न प्लस आर भी करनी है आपने इसकी, और इसको अच्छी तरह करना है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन एक ही बनेगा अगर आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह करना है आपने। और कोशिश ये करें कि अभी आपका स्कूल खुलने का कोई पता नहीं है, कब स्कूल खुले, नोबडी नोज़। तो इसलिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको याद करें, खुद अपना टेस्ट लें, किसी को सुना दें, कुछ करें, साथ साथ काम करें, अदरवाइज़ आपके लिए 10th क्लास मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जितने नंबर आप 10th में लेंगे वही नंबर आपके काउंट होंगे। अगर मिसाल के तौर पे आप 400 मार्क्स लेते हैं 10th के अंदर, उसको डबल करके आपके मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें इसको बहुत अच्छी तरह याद करें, बिकॉज 9 तो आपकी वैसे ही हो गई बगैर पढ़े, लेकिन 10th क्लास में आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना चाहिए, ताकि अगर आपके 450 नंबर या 480 आते हैं तो फिर उसको डबल करके आपको नंबर दिए जाएँ। तो उस टाइम को ज़ाया नहीं करना, ये आपके बहुत कीमती और क्रूशल टाइम है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।